स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं कम्युनिटी नाउ, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपने गेस्ट से परिचय करवा दें। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी हैं और ओरिगो ई मंडी से हमारे साथ तरुण सत्संगी जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ शो में योगेश सिंघल साहब भी होंगे और अनंत पद्मनाभन भी होंगे, जो पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के। चलिए लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। बात गोल्ड से होगी, जहां पर इक्विटी पर फोकस बढ़ने से गोल्ड को लेकर निवेशकों का रुझान कम हो गया है। बेहद ही टाइट रेंज में इस हफ्ते कारोबार करता हुआ गोल्ड दिख रहा है। चांदी की बात करें तो यहां भी सुस्ती है। हालांकि आज निचले स्तर पर तो हल्की खरीदारी दिख रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कच्चे तेल की बात करें तो मिक्स ट्रेड है, जहां ब्रेंट कमजोरी दिखा रहा है। WTI क्रूड में 1.5% तक की तेजी है। MCA क्रूड मामूली कमजोरी के साथ 5,500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ भी रेंज में ही ट्रेड है। कॉपर इकोनॉमिक रिकवरी की चिंता से यहाँ पर बाजार सतर्क है। बाजार अभी डिसाइसिव मूव नहीं दे पा रहा है कि किस ओर बाजार को जाना है। जिंक की अगर बात करें तो एनर्जी प्राइसेस इस तरह से बढ़े हैं और एनर्जी क्राइसिस है पूरे यूरोप में, उसको लेकर लग रहा है कि जिंक के जो उत्पादन का जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। स्मेल्टर्स बंद होने की संभावना है। तो इस बीच में अब जिंक में आज हल्की कमजोरी दिख रही है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते। तो एग्री मार्केट में सबसे पहले कॉटन, जहां पे बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। नवंबर में जो बारिश हुई थी उसमें करीब 44,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है, ऐसी खबर आ रही है कॉटन को लेकर। इसके अलावा कुछ और एग्री मार्केट में स्पाइसेस की अगर आप बात करें तो हल्दी, जहां कमजोरी है, 1% से ज्यादा की कमजोरी है। खबर यह है कि यहां पर फसलों को नुकसान हुआ है और पुराने स्टॉक की मांग कम है हल्दी की, और जो ट्रेडर्स है वो नई फसल का इंतजार कर रहे हैं। जीरे की बात करें तो घरेलू मांग मजबूत है और नई फसल का और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी जीरे की बेहतर है। धनिया की बात करें तो रबी सीजन में बेहतर फसल का अनुमान है और कैस्टर सीड ऑयल और कैस्टर सीड मील दोनों की एक्सपोर्ट मांग बेहद ही मजबूत है। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट से जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज छुट्टियों की वजह से भी काफी सुस्त सा ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही थिन वॉल्यूम के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड है और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। लेकिन हमारे साथ हाजिर के कुछ ज्वेलर्स हैं। हमारे साथ योगेश सिंघल साहब है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर वायदा में तो बाजार सुस्त है, लेकिन हाजिर में किस तरह की डिमांड दिख रही है? दिल्ली के मार्केट को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। जी 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 विष्णुमोहन जी, दिल्ली में अभी बाजार में मांग थोड़ा सा कम है। कारण क्या है कि अभी पोस्ट का महीना चल रहा है, जो कि 1 महीने का होता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये पोस्ट का महीना चलता है। और दूसरा, ऊपरी स्तर सोने पे थोड़ा सा उसके लिए भी डिमांड थोड़ी सी कम है। ओके सर, अगर आउटलुक की अगर बात की जाए तो 2022 को लेकर आपका क्या आउटलुक है? फेस्टिव सीजन आप लोग का काफी अच्छा रहा था। बॉम्बे के कल ज्वेलर से बात हुई थी, उनका कहना है कि यहाँ अभी भी लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हाजिर में यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी है। दिल्ली में हालांकि आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी डिमांड अब नहीं है हाजिर में, लेकिन 2022 को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है और क्या आउटलुक है आपका? देखिए, बॉम्बे दिल्ली जब काम चलता है तो पूरे देश में एक साथ ही चलता है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में चला और दिल्ली में रुक गया और वेस्ट बंगाल में फिर चल पड़ा, तो ऐसा नहीं है। कम बेसी सभी के पास में तकरीबन एक सा ही कारोबार रहता है। दूसरी चीज 2022 के लिए जो आपने कही, 2022 में हम देखते हैं कि अभी रेंज बाउंड सोना चल रहा है। 1,000 रुपया कम 1,000 रुपया ज्यादा चल रहा है। जब तक ये 46,000 या 52,000 का स्तर नहीं तोड़ता है तो अभी उसके लिए तेजी मंदी आंकना बहुत गलत है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2 साल का जो कोविड का पीरियड है, अगर ये तीसरी लहर नहीं आती है तो ये व्यापार थोड़ा सा मूव करेगा, अच्छा रहेगा, जैसा हमने दिवाली पे भी उम्मीद की थी। हालांकि उतनी अच्छा दिवाली के बाद हमें मोमेंटो लगातार बने हुए रहने की उम्मीद थी, जो कि वो नहीं टिक पाया। लेकिन फिर भी अगर ये तीसरी लहर आ जाती है तो हमारी इंडस्ट्री को काफी नुकसान करके जाएगी। तो हम यही कोशिश है हमारी कि ये तीसरी लहर नहीं आए और ये इंडस्ट्री ऐसे ही अपने आप को ग्रो करती रहे।
ओके सर, चांदी को लेकर क्या सेंस मिल रहे हैं, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो गोल्ड या सिल्वर को लेकर उनका रुझान ज्यादा है? किस तरह की खरीदारी दिल्ली के मार्केट में ज्यादा दिख रही है? देखिए, चांदी में हलचल ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं, तो चांदी तो हमेशा फायदे का ही सौदा रहती है। अभी तो 62,000 रुपये है, जिसने पहले भी अपने उच्चतम स्तर नहीं छुए। सोने ने तो फिर भी 56,200 रुपये तक का हाई लगा दिया था, लेकिन चांदी जितनी उम्मीद थी कि 90,000 या 1 लाख रुपए तक जा सकती है, तो वो नहीं गई थी। तो चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है किसी भी समय, और सोना भी उसी के साथ में चलता है। तो सोना और चांदी दोनों खरीद कर ही चलना चाहिए। भले ही 48,000 रुपए का सोने का भाव है, इस भाव में भी हम खरीदते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। कारण क्या है कि ऊपर नीचे के दोनों लेवल चलते हैं। जब तक एक तरफा मंदा नहीं चलता, जब तक बाजार में कोई दिक्कत नहीं है बाइंग करने में, तो अभी ये बाइंग का समय है और बाइंग करते रहना चाहिए। ओके, तो ये बाइंग का समय है, आपको खरीदारी हर लेवल पे, गिरावट पे जहां मौका मिले आप खरीद सकते हैं। शुक्रिया योगेश साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। हमारे साथ अनंत पद्मनाभन भी है, पूर्व चेयरमैन है जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, 2022 की ओर हम जा रहे हैं, आपका आउटलुक गोल्ड को लेकर क्या है? क्या लग रहा है 2022 में बुलियन का मार्केट किस तरह का रह सकता है? क्योंकि 2021 काफी लैक लस्टर था, उस तरह की रिटर्न नहीं मिली लोगों को जिस तरह की उम्मीद थी। 19-20 काफी बेहतर रहा था। अब 2022 से एज ए ज्वेलर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जय श्री राम। आई एम अनंत पद्मनाभन, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। अभी इससे पहले एक बात है, अभी मैं बाहर आता हूँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके वो एक मीटिंग चल रहा था चेन्नई में, फाइनेंस मिनिस्टर, बैंकर्स एंड रिटेल ज्वेलर्स ऑफ तमिलनाडु। तो बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉब्लम्स था ज्वेलर्स को अप्रोच करने के लिए, बैंकर्स को। मैडम को एक लिखा, मैडम को मिलके एक मीटिंग आना चाहिए, रिक्वेस्ट किया। अभी आज सुबह 10 बजे मीटिंग चालू हुआ, 1 घंटा बात हुआ बैंकर्स और ज्वेलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स है बैंकर के पास, सब बराबर करके अभी बैंकर्स को टाइम दिया, 15 दिन टाइम में रिटेलर्स को मिलके वो लोग को क्या क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है उसका लोन में, नहीं तो कुछ किसी भी इंटरेस्ट रेट, सब बात हुआ। ये तो गुड न्यूज है रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया, ये तो बहुत अच्छा काम है। अभी जनवरी 15 के बाद बहुत पैसा भी आएगा इंडस्ट्री में, नया डिजाइन भी आएगा, कस्टमर लोग को देखने को भी बहुत ज्यादा माल मिलेगा शोरूम्स में। अभी आउटलुक आने को 2022 आउटलुक है, गोल्ड ऐसा ही रहेगा, नहीं तो और थोड़ा कम आना चाहिए। और रुपी बहुत ज्यादा है, रुपी कैसा भी 72 आएगा, 72 आए तो और 10% सोना बढ़ गया तो भी फिर यही भाव में होएगा अप टू मई जून तक। बाद में देखना पड़ता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, वही है। थैंक यू। ओके, यानी आपको लगता है कि रुपए में कमजोरी आएगी तो गोल्ड के दाम ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे, और डिमांड को लेकर भी आपको लग रहा है कि जो इंडस्ट्री के लिए जो हालात है वो बेहतर हो रहे हैं और आगे प्राइसेस बेहतर मिलेंगे। इसके अलावा सर, वित्त मंत्री से और क्या बात हुई? एक तो आपने बताया कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए लोन में राहत दी जाएगी, इंटरेस्ट वगैरह पे भी राहत मिलेगी, और जिस तरह से बैंक्स बच रहे थे ज्वेलरी इंडस्ट्री को लोन देने से, वहां पर राहत की उम्मीद है। इसको लेकर आपकी चर्चा हुई, एज एसोसिएशन के तौर पर आप गए थे, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और क्या चर्चा हुई वित्त मंत्री के साथ सर? क्या हुआ, 5-6 साल पहले एक्सपोर्टर से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी बाहर गया, बहुत 10,000 करोड़ से बैंक से ले लिया। इसी कारण के ऊपर सब इंडस्ट्री को नेगेटिव कर दिया। आज क्या बोला, वो एक्सपोर्ट अलग है, रिटेल ज्वेलर्स अलग है। रिटेल ज्वेलर्स को क्या क्या देता है वो पूरा दुकान में रखता है देखने के लिए, कस्टमर को कभी भी स्टॉक टेकिंग में मुश्किल नहीं है। यही मैं बात पूछ रहा हूँ। अभी 10 करोड़ है मेरे पास, और 5 करोड़ होना तो वो नेगेटिव में रखा, कोई बैंक नहीं दे रहा है पैसा, अभी फ्री हो जाएगा। अभी मैडम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया सबको, सबके पास मिलने के लिए 10-15 दिन में रिटेलर्स को मिलके वो लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, वो सिस्टम परफेक्ट है तो दे देना। तो वही है।
ओके अभी ओके, तो मीटिंग यानी हुआ। काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई। सर आगे भी आपसे बात करेंगे। शुक्रिया पद्मनाभन साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम डिटेल्स शेयर किए। चलिए, हमारे साथ तरुण जी भी हैं और जतिन भी है। जतिन, बुलियन मार्केट को लेकर आप काफ़ी बुलिश रहते हैं और सिल्वर आपकी टॉपिक रही है। गोल्ड और सिल्वर 2022 में आप क्या चुनना पसंद करेंगे? अगर ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को आप अगर सलाह देना चाहेंगे तो क्या सलाह देंगे? ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूँगा। पिछले 2 साल का अगर ट्रेंड देख लें तो ब्रॉडली पॉजिटिव ट्रेंड है। तो उसका मोटा-मोटी अगर नेक्स्ट 1 साल की वर्णन के हिसाब से देखना है तो बुलिश ट्रेंड जो इंटैक्ट रहना चाहिए। एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर होगी अगर 1 साल के दायरे में अगर हम देख रहे हैं गोल्ड को यहाँ से 48,000 से लेकर के किस माध्यम से बढ़ेगा या घटेगा। तो 44,000 एक बेस बॉटम लाइन रहना चाहिए। 44,000 से लेके 47,000 एक आपका एक एक्यूमुलेशन ज़ोन होना चाहिए पिछले नेक्स्ट 1 साल के लिए। और आने वाले 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो 52,000 से लेके 55 एक मीडियम टर्म एक इमीडिएट टारगेट के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। ऑन अ वेरी बुलिश नोट अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन और डॉलर इंडेक्स सपोर्टिव रहता है प्राइसेस को लेकर के और रुपी भी जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं होता है, अराउंड अबाउट 74 से 77 के बीच में रहता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड जो है वो एक अगर बुलिश रन दिखाता है तो 60,000 के लेवल्स रहेंगे, बट ये एक्सट्रीम बुलिश लेवल्स रहेंगे। मीडियम मतलब एक जो अश्योरिटी वाला लग रहा है वो है 52 से लेके 54 के बीच में, और अगर बुलिश सिनेरियो रहता है तो 60,000 के हिसाब से एम करके चलना है। दोनों के बीच में अगर आप मुझे चुनने के लिए कहेंगे तो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर मुझे लग रहा है सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए गोल्ड को। जिस प्रकार से पिछले 2 साल में सिल्वर ने एक अच्छी खासी पैटर्न जो डेवलप की है, और पिछले साल में स्पेशली जहाँ पे गोल्ड की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से सिल्वर को थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने मिला है, और साथ ही साथ में 2 बार ये 74,000 के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर चुका है। पिछली बार 2011-12 के आसपास और इस बार भी 2020 में। मुझे लग रहा है एक बार ये बैरियर जो टूट जाएगा 75,000 का, फिर 90,000 से 1 लाख जो है वो, जैसे मेरे सहयोगी ने बात किया कि वो जो बैरियर है वो वहाँ पे टेस्ट करने ज़रूर जाना चाहिए। बट ये 1 साल में आएगा उसकी मैं ये नहीं दे रहा हूँ टारगेट्स जो है वो। ये आने वाले कुछ सालों में ज़रूर टारगेट्स बन सकते हैं। बट बुलिश फॉर्मेशन के हिसाब से और परसेंटेज गेन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सिल्वर में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी बेटर रहेगी, कि गोल्ड यहाँ से 15 से 20% के बीच में रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन सिल्वर जो है यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 20-25% के रिटर्न पकड़ के चलने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1। ओके, अगले अगले साल 1 साल में 15 से 20% गोल्ड में और चांदी में तो 25%। यानी अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में चुनना है और जतिन को फॉलो करते हैं तो आप सिल्वर पे बेट लगा सकते हैं। तरुण जी, आपका आउटलुक क्या है 2022 के लिए पूरे बुलियन मार्केट पर? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, हमारा ऐसा मानना है, हमने देखा है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर काफ़ी एक्टिविटी म्यूटेड रही है और हमने कंसोलिडेशन एक ब्रॉड रेंज में होते हुए देखा है। अगर ओमिक्रॉन इशू फर्दर वाइडर नहीं होता है तो सर्टेनली गोल्ड को जो सपोर्ट मिला हुआ है वो एक्चुअली नहीं मिलेगा। और अगर हम देखें यूएस में रेट हाइक्स होंगे, डॉलर इंडेक्स आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि थिन ट्रेडिंग है क्रिसमस की वजह से। एक्टिव पार्टिसिपेशन जनवरी 5 के बाद में आएगा। वेल, मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड 1830 से 1750 के बीच में रहना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में अपसाइड 49,500 इजीली ब्रेक नहीं करेगा, और जब तक उसके नीचे आई थिंक डाउनसाइड विल रिमेन इंटैक्ट इन द गोल्ड। एंड मुझे लगता है कि प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर 45,000 44,000 तक गोल्ड के प्राइस आने चाहिए। हमारा रुपी बहुत वीक हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि रुपी बॉटम आउट होगा क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में अराउंड 77-78। वहां से क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न ईज होना चालू होंगे नेक्स्ट ईयर में, उसका बेनिफिट भी मिलेगा और स्टॉक मार्केट फिर से तेजी अगर देगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डॉलर के इनफ्लोज भी बढ़ेंगे। तो रुपी को मुझे लगता है कि 73 के आसपास वंस अगेन आना चाहिए, जो कि गोल्ड को डोमेस्टिक टर्म में थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा। तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड में ग्रेजुअली डाउनसाइड नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड रहेगा, एंड इसमें अब थ्रस्ट आई थिंक जो आएगी, अनसर्टेन कुछ इवेंट होता है उसकी वजह से आएगी। एंड 44 के आसपास आने के बाद में वहां पर सिनारियो मैं रिव्यू करना प्रेफर करूंगा कि किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए।
बट राइट नाउ मुझे लगता है कि गोल्ड में पॉसिबिलिटी है वीकनेस आने की, सेल और राइज का स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चलिए कुछ और कमोडिटी का भी रुख कर लेते हैं, और खास करके क्रूड पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि कई दिनों से तेजी थी, लेकिन आज हालांकि रेंज में कारोबार हो रहा है, $76 के ऊपर है। जतिन, क्या सलाह देंगे क्रूड पर? क्रूड में अगर मीडियम शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जो लेवल है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जो रेंज है क्रूड का वो कहीं ना कहीं 5300 ऑन द लोअर एंड और 5550 5600 ऑन द हायर एंड रहता है। तो इसके चलते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हायर एंड के आसपास ज्यादा आ गया है। पिछले 2-3 दिनों में प्राइसेस ने जो बाउंस बैक दिया है, तो उसके कारण ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पे आ चुका है क्रूड का मार्केट जो है। तो एडवाइस ये है कि जैसे अगर ट्रेंड है अगर फिलहाल देखने जाएंगे तो क्रूड का अभी फिलहाल पॉजिटिव है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है तब तक ये उसके रेंज में ट्रेड कर रहा है। लोअर एंड पे अगर हम देखने जाएंगे तो सपोर्टिव मेजर्स जो है वो अभी भी दूर है, अराउंड 5400 के आसपास है। और अभी जो रेजिस्टेंस के पास है तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आनी चाहिए। 5610 5600 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करना है और 55 45 55 55 के रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस के आसपास ही सेल करने की एडवाइस दूंगा मैं। और लोअर एंड पे मुझे लग रहा है 5400 से लेके 5450 के टारगेट्स के हिसाब से एम करके चलना चाहिए कि आज के दिन यूएस यूके और मेजर पार्ट्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेडिंग और वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ही कम दिखेंगे। तो ये इंट्राडे के हिसाब से व्यू नहीं है, ये 2 से 3 दिन के हिसाब से व्यू रहेगा। ओके, तो 2 से 3 दिनों का आउटलुक है, और जो ये कॉल है ये 5545 के लेवल पे आपको सेल करके जाना है, और जो टारगेट दे रहा है वो है 5400 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 5610 रुपये का। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। तरुण जी, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक है आज के लिए आपकी तरफ से? आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ लाइक रिसेंट वीक्स के अंदर कंसोलिडेशन देखा है। इनिशियली गिरावट जरूर आया था ओमिक्रॉन का जब न्यूज मार्केट में ब्रोक हुआ था, बट आफ्टरवर्ड्स हमने स्टेबिलिटी देखी है। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो 720 के आसपास से काफी अच्छा बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आया है। साइमल्टेनियसली 750 के आसपास से हमने रिकरिंग वे में सेलिंग आते हुए देखा है। अभी कॉपर 750 के आसपास चल रहा है। हमारा ऐसा मानना है 755 के ऊपर नहीं जाएगा, और कुछ खास चेंज नहीं हुआ है अभी फंडामेंटल और सेंटिमेंट फ्रंट पर। तो लगता है कि वंस अगेन 740 730 तक प्राइस देखने को मिल जाएंगे। मैं इसमें शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा नियर 750 755 के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर दोस टारगेट। ओके ओके, 735 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। जतिन, मेटल में आपकी टॉपिक? कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू है थोड़ा सा मेरा तरुण से कि मैं मेटल्स में अभी भी थोड़ा बुलिश एंगल जो है वो पकड़ के चल रहा हूँ। जिस तरह से मार्केट शेप्ड अप है और अच्छी खासी रेंज जो है वो पकड़ के रखी है उसने, तो मेरे हिसाब से 747 के आसपास की जो रेंज है वहां पर बाय करने की सलाह दूंगा मैं। ये जो मार्केट है अभी भी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट ज्यादा है। अभी भी कोई साइंस नहीं है प्रॉफिट बुकिंग की एज ऑफ नाउ। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से रिस्की मार्केट्स ने परफॉर्म किया है, बेस मेटल्स अभी भी थोड़े बहुत रेंज बाउंड कारोबार दिखा रहे हैं। तो 747 745 के रेंज में बाय कीजिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखना है 743 का, और जो टारगेट रखना है वो कहीं ना कहीं 755 से लेके 753 के बीच के आसपास का टारगेट रखना है। एक बहुत बड़ा बुलिश एंगल नहीं बता रहा हूँ मैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से व्यू पॉइंट है। हॉलिडे सीजन खत्म होने की देर रखनी चाहिए जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स है अभी, क्योंकि हॉलिडे सीजन के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि कोई ट्रेड फिलहाल ले, अवॉइड करें। हॉलिडे सीजन खत्म होने के बाद जरूर ईटी नाउ स्वदेश देखें, वहां पे आपको जरूर व्यू मिल जाएगा कि पोजिशनल ट्रेड में क्या करना चाहिए बेस मेटल। या नोटेड सर, नोटेड। यानी निचले लेवल पे आपको खरीदारी देखना है, जो एक रेंज है, रेंज के निचले लेवल पे खरीदे, और तरुण जी का लगता है कि ऊपर के लेवल पे आप रेंज में ही बेचना है, रेंज में ही ट्रेड करना है। तरुण जी, फटाफट से एग्री मार्केट पे ग्वार सीड और कैस्टर, इन दोनों पर आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? ग्वार में हमने देखा है 5500 से लेके 6300 तक काफी अच्छा रैली आया, बट 6300 अभी ब्रेक इजीली नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट हमने देखा है कि 6250 से टॉपिश फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में बना रहा है।
तो मैं ग्वार में सेलिंग करना प्रेफर करूंगा 60 to 50 के आसपास। जब तक 6300 के ऊपर नहीं जाएगा, आई थिंक ग्वार में फर्दर रैली देखने को नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो है ग्वार 6000 से 5800 तक आएगा। अगर मैं कैस्टर सीड की बात करता हूँ, तो मैंने देखा है कि अभी रिसेंटली 5800 से लेकर 6000 का रेंज बना हुआ है एंड 6000 के ऊपर इसको क्लोज होना पड़ेगा, डिसाइसिव पड़ेगा, देन ओनली अनदर लेग ऑफ बाइंग देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आई थिंक, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है 5800 से 6000 के बीच में, वंस अगेन 5800 के प्राइस देखने को मिलेंगे। विद दिस व्यू 6000 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा और एबव कैस्टर दोनों तरुण की 605। सेल कॉल है। 6250 पे ग्वारसीड को सेल करना है, कैस्टर को 6000 पे। 5800 का टारगेट कैस्टर का है, ग्वारसीड का टारगेट है 6000 का। शुक्रिया जतिन आपका, तरुण आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कम्युनिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर।